हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिस्क। ओके, रिस्क में क्या होगा, हम क्या देखेंगे। देखिए, आपका जो मॉड्यूल बी है ना, उसको पूरा ये कवर कर रहा है। ये टॉपिक ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। और ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि पूरा एक मॉड्यूल लगभग कवर कर रहा है, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं। ठीक है, आपका देखिए, जो आपका मार्केट रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, ठीक है, वो सारे इसमें आते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करना है और डिफरेंट टाइप के जो रिस्क होते हैं और उनको कैसे आप ना मतलब मेजरमेंट करते हो, प्राइसिंग क्या है, तो वो सब हम इसमें समझेंगे। तो आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक पार्ट्स में बनाया है इनको भी। तो ये अभी आज हम केवल ये देखेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप से एक लेंगे कि रिस्क होते क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें हम उनको धीरे धीरे मतलब डिस्क्राइब करेंगे कि किस में क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिस्क क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम जो बात करेंगे सब फाइनेंशियल टर्म्स में होगा। ठीक है, लेकिन एक तरीके से पहले देखिए, रिस्क नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई अनसर्टेन इवेंट आकर हो जाए। ठीक है, मतलब आप कहीं, मान लीजिए आप कहीं बिजनेस में पैसा लगाने जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, आपने सब प्लानिंग करके रख लिया है कि ये मेरा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ये मेरे वेंडर्स हैं, मेरे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, सब डिसाइड कर लिया, मनी भी आपने, कैपिटल भी अपना इकट्ठा करके रख लिया। पर बहुत से ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं जो अक्कर हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे आपका इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया, या फिर जो आप सोच रहे थे कि इतना प्राइस है, मैं इससे इतना करूँगा, इतने हो जाएंगे, अब एंड मोमेंट पे कोई ऐसा लॉ आया, कोई ऐसा हुआ कि प्राइजेस बढ़ गए। ठीक है, जो आपका था रॉ मटेरियल, उसका प्राइस बढ़ गया, या फिर आपका शिपिंग का प्राइस बढ़ गया, जीएसटी लग गया, बहुत सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया। तो ये अनसर्टेन इवेंट है, आपको नहीं पता था कर हो सकता है। आपने मार्जिन भी लेके चलाओ तो भी कभी कभी रिस्क ज़्यादा होता है। कोविड-19 की सिचुएशन ले लीजिए, कोविड में कितने बिजनेस जो हैं वो ठप हो गए हैं, कितने नए बिजनेस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है एकदम से, मतलब बहुत से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है इसमें। तो ये एक तरीके का रिस्क ही तो हुआ ना हमारा, तो इसको हम रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब आपको जब नीचे आप पीपीटीज पढ़ेंगे, हम जो समझेंगे, तो आपको हर जगह ये लाइन एक लिखी हुई मिलेगी। और हम जितना रिस्क पढ़ेंगे ना, ये लाइन हर जगह आनी है। ठीक है, तो हम आज इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपका लो रिस्क है। ठीक है, जो आपका रिस्क है वो लो है, तो आपको जो इसमें रिटर्न मिलेगा ना, वो भी लो मिलेगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं रिटर्न की। तो जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, वो भी लो मिलेगा। लेकिन अगर आपका रिस्क हाई है, ठीक है, हाई है, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, ये मतलब लाइन आपको दो ना बिल्कुल मतलब रट के रख लेना है कि अगर आपका लो रिस्क है तो आपका रिटर्न लो होगा, अगर हाई रिस्क है तो आपका रिटर्न हाई होगा। ठीक है, कोई दिमाग नहीं दौड़ाना, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कि लो में लो मिलेगा आपको, हाई में हाई मिलेगा। अब क्यों, देखिए, अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हो, ठीक है, आपको वहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं हो रहा है, मतलब बहुत मतलब ऐसा रिस्क है ना कि ठीक है हम झेल सकते हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो आपको जो रिटर्न देंगे वो भी कम देंगे ना। कौन नुकसान लेता है, कभी भी आप ये देखिएगा, आपको कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब जहाँ पे आप शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगा रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। ठीक है, आप किसी प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स ले रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है वो कंपनी में भी डूब जाए। ठीक है, बहुत सी, ठीक है, स्टैब्लिशेस कंपनी है, बहुत दिनों से चल रही है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। पर बहुत सी न्यूली ओन्ड कंपनी होती है, न्यूली बिल्ड कंपनीज होती है, उनमें अगर आपने पैसा फंसाया, मे बी 1 ईयर के बाद वो डूब गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है ना। आपने बॉन्ड्स उसके 5 ईयर्स के ले लिए। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसा हाई रिस्क होता है ना, वहाँ पे रिटर्न तो आपको वो कंपनी बहुत अच्छा देगी कि आप उनका जल्दी से खरीदो, उसके बॉन्ड्स लो, उसको कैपिटल दो। लेकिन वहाँ रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मे बी वो आपका प्रॉपरली जितना कैपिटल आपसे लिया उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स ना, मतलब आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, हायर रिस्क और लोअर रिस्क, ये आपको मोस्टली हर जगह मिलेगी। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक हमने लाइन लिखी है जीरो रिस्क। अब जीरो रिस्क क्या होता है, देखो, जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के अपने बॉन्ड्स हो गए, स्टेट बॉन्ड्स हो गए, या ऐसे कोई भी जहाँ पे ना आपका, मतलब ऐसे समझो कि आपको रिटर्न जो है ना, मतलब आपको कोई रिस्क ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, ऑब्वियसली चीज़ है, अगर हम कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड ले रहे हैं तो वहाँ में क्या रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट तो कोई ऐसा है नहीं कि चेंज हो जाएगी मे बी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री विदाउट एनी गवर्नमेंट हो जाएगी, राइट। तो उसकी वजह से हमें पता है कि हमने अगर इस गवर्नमेंट बॉन्ड कोई खरीदे हैं, स्टेट बॉन्ड कोई खरीदे हैं, तो वहाँ कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है, मे बी पब्लिक सेक्टर में मिनिमल सा थोड़ा सा रिस्क हो, लेकिन जो आपके गवर्नमेंट्स होते हैं, स्टेट बॉन्ड्स होते हैं, स्टेट जो ये महानवरत्न कंपनीज होती हैं, इनमें बहुत मिनिमल रिस्क होता है। लेकिन आपको इनमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है ना, वो भी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, इनको हम बोलते हैं जीरो रिस्क के जो आपके होते हैं ना, उनको बोलते हैं। ठीक है,
उनके जो नेट कैश फ्लो होता है ना उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। कैसे मैं सब बताती हूँ, देखो मान लीजिए कि आपने कोई जो है ना हमने जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉन्ड लिया है, ठीक है, जैसे आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब आपका इसमें बोला कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको जैसे 5 ईयर का बॉन्ड है तो आपको 10% के हिसाब से हर 5 साल में, 1 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 3 साल में, 5 ईयर तक मिलेगा। और जैसे आपका 5 ईयर कंप्लीट होगा तो इंटरेस्ट के साथ आपको प्लस प्रिंसिपल जो होगा वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। इसके इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन नहीं आता है, मार्केट और जो आपका वो होता है ना उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, सेम नेट फ्लो चलता रहता है। अगर आप जो वैसे वाले लेते हो उनमें वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं, पर इसमें बहुत ही रेयर वेरिएशन आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो रिस्क बोलते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, आप कभी कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना जा रहे हो या कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो तो आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हो एक मिनिमम कैपिटल उसकी जो भी बोर्ड होता है ना, जैसे जिसके अंडर में वो आते हैं, जैसे बैंक्स जो होते हैं आरबीआई के अंडर में आते हैं, तो आरबीआई ने एक मिनिमम कैपिटल डिस्क्राइब कर रखा है कि अगर आप एक बैंक बनाने जा रहे हो, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हो या उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल काम करेगा, तो आपको एक मैक्सिमम कैपिटल जो है ना वो साइड में रखनी पड़ेगी या शो करनी पड़ेगी कि हमारे पास इतनी मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम बोला मैंने, इतनी मिनिमम कैपिटल है। और मिनिमम कैपिटल आपको क्यों चाहिए होती है, हम सभी को पता है कि मिनिमम कैपिटल हमको तब चाहिए होती है कि बाई चांस कंपनी को कोई लॉस हो, ठीक है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हमको एक कैपिटल चाहिए होती है कि मान लीजिए आज मेरा कुछ ऐसा हो, जैसे मान लीजिए बैंक्स को फ्रॉड हो जाता है, बहुत से बैंक्स होते हैं जिनको फ्रॉड हो गया। अब देखिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, सब हेल्प करते हैं, पर उसको अपनी, अगर उसके पास कैपिटल होती है तो वो उस कैपिटल को भी यूटिलाइज करता है। अदरवाइज सारे बैंक ठप हो जाएंगे ना, सब बंद हो जाएगा, एक फ्रॉड हुआ बैंक बंद हो गया, तो ऐसे नहीं होता ना। तो एक मिनिमम कैपिटल हमेशा जो है ना, एक जो डिस्क्राइब होती है, जो भी आपके सर्कुलर्स में या जो भी आपके निकलते हैं उसमें डिस्क्राइब की होती है, वो आपको मेंटेन करके रखनी होती है, जिससे मैक्सिमम लॉस जो होते हैं ना वो कवर हो जाते हैं और बैंक की तरफ नहीं जाता है, ठीक है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अगर हायर है तो इसका मतलब चांसेस क्या है, मान लीजिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई रखी गई है, तो इट मीन्स चांसेस हैं कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें जो लॉस होने के चांस है वो भी हाई है, ठीक है। और अगर आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक है, थोड़ी बहुत नॉर्मल है, तो नॉर्मल चांसेस है। देखो मैंने वही बोला ना, जहाँ आपका लो रहेगा वहाँ लो चांसेस रहेंगे रिटर्न्स के भी और लॉसेस के भी, बट जहाँ हाई रहेगा वहाँ लॉस और रिटर्न दोनों के हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम दिमाग में रख लेना है। उसके बाद हमने देखो लिंकेज समझ लिया कि रिस्क और कैपिटल का क्या रिस्क, मतलब रिस्क के साथ कैपिटल क्यों चाहिए होती है, ठीक है, अभी हमने समझा ना, वो चीज़ हो गई। अब उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बिजनेस वुड बी इन द रिलेशन टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। अभी हमने जो बात बोली ना उसी से कवर है, इतना पॉइंट आउट करने वाली बात नहीं, मैंने सब लिख रखा है, ठीक है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि देखो क्या होता है, अगर आपका जैसे मान लीजिए कैसे हम वो बात कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये हम कैसे मतलब देखते हैं। देखो जब हम कभी भी हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई भी कंपनी है उसके पास एक इन्वेस्टमेंट ऑफर नहीं होता है। आज मैंने बैंक में एफडी डिपॉजिट की तो बैंक क्या करेगा ना, उस पैसे को कहीं और लगाएगा, उसी से तो मेरा इंटरेस्ट देगा ना मुझे एफडीज पे। तो वो जब लगाएगा पैसा तो क्या करेगा, उसके पास जितने इन्वेस्टमेंट ऑफर्स हैं वो उनको मैच आउट करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। कंपेयर करने के बाद वो देखेगा कि किस में रेट रिटर्न इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आएगा, पर इसके साथ साथ वो ये भी चेक करेगा कि उससे रिस्क कितने एसोसिएटेड है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि जहाँ हाई है हम वहीं पे सारा पैसा लगा देते हैं, हमें सब कैलकुलेट करके चलना पड़ता है, हमें सारे रिस्क जो है ना, देखिए हम उसको खत्म नहीं कर सकते, रिस्क कभी खत्म नहीं होता, आप नहीं जानते कब क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, उससे सिक्योरिटी ले सकते हैं, कॉशन ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम किस में करते हैं, कंपेयर करके करते हैं, उस रिस्क को अंडरस्टैंडिंग में लाके करते हैं, ठीक है। ये भी हम आगे समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी आप उसको कम कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, जब जो हमने कंपेयर किया तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें इतना रिस्क है, इतना हम डिज़ायरेबल अकाउंट अपने में ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स इतना रिस्क हम झेल सकते हैं, इतना अगर हमें लॉस होगा तो भी हम झेल जाएंगे, फ़ायदा होगा तब तो वेल एंड गुड है ही, ठीक है हमारा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सारे रिस्क में जो रिस्क है उसको नेट कर रहे हैं, उससे कितना रिटर्न आ रहा है, कितना अगेंस्ट में उसके रिटर्न ले सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। ये आपने जेआईबी के पेपर में पढ़ा होगा, जब हम अकाउंटिंग का सेकंड जो पेपर था उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, RAROC, ठीक है। और RAROC आपका जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपका जो रिटर्निंग होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और RAROC का फॉर्म फुल फॉर्म क्या होता है, देखो हमने यहाँ लिखा भी है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, ये जो लाइन लिखी है RAROC की फुल फॉर्म होती है, ठीक है।
इसके बाद देखो ये चीज़, अब मैंने जो आपको बोला था ना पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये चीज़ है जो हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। क्या चीज़? जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, ये अभी हम जो है ना, मतलब ये समझ लो पेपर में बहुत आता है, तो ये जो है ना हम इसको अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। हो सकता है मैं 2 और 3 पार्ट्स एक साथ ले लूँ, अलग अलग, जो बहुत बड़ा होगा उसको एक अलग से पूरा एक वीडियो बनाएंगे, तो ऐसे करके करेंगे। तो अभी हम एक थोड़ा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि जब हम करना शुरू करें तो क्लियर आउट हो के क्या है। तो सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन की हम जो बात कर रहे हैं वो क्या होता है कि जो एक एंटिटी है आपकी, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपके मेंबर्स होते हैं, कमेटी मेंबर्स होते हैं, स्टाफ होता है, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं। तो मेनली जो ये होता है ना, हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, 4 लोगों को मोस्टली उसके अंदर सब लोग आ जाते हैं। एक तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स की जो कमेटी होती है, और रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप जो होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट में आते हैं, जिनके काम क्या होता है, पॉलिसीज बना रहे हैं, मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम चल रहा है आपका। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं, ठीक है, पॉलिसी को ऑथराइज कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, इसको हटा दो, ठीक है, ऐसे करके। और जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या पॉलिसी बनानी है, उनको डेटा ले रहे हैं, कहीं से डेटा दे रहे हैं, मतलब ऐसे करके आपका ऐसे ही तो बनता है ना ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है। हर लेवल पे अलग अलग काम हो रहा है, ठीक है, तो वो इसके अंदर में आता है। अब देखो ये सबसे मेन है, जो हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, बहुत मेन है। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके अंदर टाइप्स आ जाते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे रिस्क को। ठीक है, अब देखिए रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्वियस है आपको सारे रिस्क पता होने चाहिए। अब हमारे कितने सारे रिस्क होते हैं, इसका तो मैं बता रही हूँ आपको, एक अलग पूरा वीडियो ही बनेगा, क्योंकि आपके एम्बेडेड रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, गैप रिस्क होते हैं, मिसमैच रिस्क होता है। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं रिस्क के, और पिछली बार पेपर में इनसे मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे केवल टाइप ऑफ रिस्क में। ठीक है, एम्बेडेड का है, उसका है कि इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये इस टाइप का रिस्क है। ठीक है, उसको मेजर कैसे करोगे कि वो हाई है, लो है, कितना उससे रिस्क आ रहा है, तो उसको रिस्क मेजरमेंट, इसमें हमारा रोल आता है थर्ड वाले का, रिस्क मेजरमेंट का। रिस्क मेजरमेंट में भी क्या होते हैं, 3 टाइप से मोस्टली जो आपका होता है, मेन जो कैटेगरी होती है ना, 3 टाइप की हो जाती हैं। एक तो सेंसिटिविटी वाला हो जाता है, एक आपका वॉलेटिलिटी वाला हो जाता है, और एक डाउन साइड पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, इसमें हम तीनों समझेंगे, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा और डीप समझ लेंगे, लेकिन वो तीनों पॉइंट्स हम समझेंगे। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं। फिर आपका आता है रिस्क प्राइसिंग, कि प्राइसिंग के बेस पे अब रिस्क कैसे हो रहा है, जो आपका मतलब बैंक्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं रिस्क को। ठीक है, एक तो क्या होता है ना कि आपका जैसे अब आपका कैपिटल रिस्क तो हो ही गया ना, अगर प्राइसिंग की हम बात करें, कैपिटल रिस्क उसमें आ जाता है। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें हम अकाउंट्स, मतलब जिसमें हम इनको लेके चलते हैं कि इसकी वजह से रिस्क प्राइसिंग हो रहा है, इसकी हम हेल्प से देख सकते हैं। जैसे आपका कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स है, आप कैसे डिप्लॉय कर रहे हो फंड्स को, कैसे कॉस्ट आ रहा है, आपके जो डेली या मंथली ईयरली जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फिर आपका कैपिटल चार्ज कितना है, कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, तो वो सब हम इसके अंदर में समझेंगे। ठीक है, और हो सकता है मैं आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट वगैरह अलग से पढ़ा दूँ, और जो 3-4 में छोटी छोटी 5-10 लाइनें हैं वो एक ही वीडियोज़ में करा दूँ। ठीक है, ऊपर नीचे करके बता दूंगी। फिर रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, अब आपको पता चल गया ये रिस्क है, ऐसे मेजर करना है, उनको मॉनिटर भी करना होता है। हम देखो कभी रिस्क खत्म नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं कि हाँ अकर तो नहीं हो रहा है, कैसे हम रोक सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, हम इधर उधर से तब सारे तरीके लगाते हैं कि रिस्क ना बढ़े हमारा। ठीक है, ये हमारा रिस्क अकर ना हो। ठीक है, बढ़ने को तो हम नहीं रोक सकते, पर अकर ना हो, हमें पता है इसमें ये रिस्क हो सकता है। ठीक है, अगर ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, यही तो होता है कि सिस्टम फेलियर हो गया मान लो। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से नेट दें, सर्वर पूरे टाइम आए, स्टाफ गलतियां कम करे, लेकिन चांसेस है ना कि वो हो सकता है, हमने तो सब कोशिश की, बट चांसेस हैं, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने सब कोशिश की फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, रिस्क को मिटिगेट करते हैं। ठीक है, रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, कि इधर डाइवर्सिफाई बोल रहे हैं, सॉरी, डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम इसको मतलब इधर से उधर शिफ्ट कर दें, या ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि या तो रिड्यूस हो जाता है या मिटिगेट हो जाता है, चेंज कर लेता है डायरेक्शन। एक तरीके से ये बोलते हैं ना कि इसके जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है, लॉसेस होने के जो चांसेस होते हैं, उसको हम कम कर लेते हैं मिटिगेट करके।
ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे हमारे होते हैं, देखेंगे हम, सब समझेंगे, ठीक है। तो हमने अपना सारा समझ लिया, एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, रिस्क हमने समझ लिए कि क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट करेंगे तो बार बार ये रिस्क क्या होता है, रिस्क क्या होता है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना पता चल गया, फ्रेमवर्क हमने समझ लिया है एक टाइप से, ठीक है। तो ये सब आपका था इसमें। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस जो प्रोवाइड कराऊंगी उसमें बाकी सारा भी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई इश्यू हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच।